Today we are going to talk on bacteria, microbial world and insight into a microbial world. जैसा कि आपके सिलेबस का पार्ट है ये, जो आपका फर्स्ट पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फंजाई। तो माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज। दिस इज मेनली कंसर्न विद देयर फॉर्म, कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन, कैसे जनन करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म जिसे आप उपापचय पढ़ते हैं, और उनकी पहचान कैसे की जाती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया को जनरली आप इसी तरह से जानते हैं कि दे आर मीनेस, कि कोई ना कोई बीमारियां कॉज करते हैं, इसलिए आप बैक्टीरिया को जानते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और लेकिन अगर आप बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, बैक्टीरियल वर्ल्ड की, तो इट इज फुल ऑफ अरेज, नंबर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर देयर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको आप बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट माने, माइक्रोब, जैसे कि आप यूकैरियोट, प्रोकैरियोट या आप सुनते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए क्या होनी चाहिए, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए जिसके द्वारा वो अपनी संतति को बढ़ा सके। उसके अलावा टू इंजेस्ट फूड को इंजेस्ट कर सके, और जो फूड वो इंजेस्ट करे उसको मेटाबॉलिज्म, उपापचय, जिससे कि उसको एनर्जी मिले और वो ग्रो करे। इसके अलावा उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जो न्यूट्रिशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट कर सके। इसके अलावा अगर उसको कोई स्टिमुलस या कोई भी बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पीएच, टेम्परेचर या कुछ भी दिया जाएगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा अगर म्यूटेशन, जिसे आप उत्परिवर्तन कहते हैं, वो हो तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी हो। दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। So I would like to tell you that माइक्रोब की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 17th सेंचुरी। उससे पहले ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स के बारे में जानकारी नहीं थी, एज सच जानकारी नहीं थी, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट, उसको अप्लाई किया जाता रहा था। जैसे सुमेरिया में, बेबीलोनिया में, उसमें बियर बनाई जाती थी, वाइन बनाई जाती थी, कई कंट्रीज में बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, लेकिन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं पता था। लेकिन माइक्रोब्स के बारे में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आया, दैट वाज बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1676, एंड ही रोट सो मेनी पेपर्स टू रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो 1677 में पहली बार उनका पेपर पब्लिश हुआ, तब पता चला कि माइक्रोब कोई चीज होती है। और उन्होंने जो अपने लेंसेज बनाए थे, स्पेशल लेंसेज, उन्होंने ग्राइंड करके ग्लास को लेंसेज बनाए थे, तो उसके द्वारा उन्होंने देखा कि टाइनी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। उन्होंने अपने जो टूथ से स्क्रैप निकाला, उसके अलावा कई छोटे छोटे जो चीजों को देखा, तो उसमें पाया कि माइक्रोब्स उसमें दिखाई दिए, और जो उनके लेंसेज थे वो 200 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख पा रहे थे चीजों को। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ऐसा कुछ माइक्रोब लाइक की कोई चीज होती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में देखें तो सबसे जो क्रेडिट जाता है लुईस पास्चर, आपने नाम सुना होगा। ही वॉज फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। उससे पहले जब वाइन बनाई जाती थी, ईस्ट का प्रयोग किया जाता था माइक्रोब के रूप में, और जब वाइन बनती थी तो वो उसमें खट्टापन आ जा रहा था, तो उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उन्होंने क्या किया, उसको जब हीट किया तो देयर वाज नो मेकिंग ऑफ
wine from, there was no fermentation process. जब उन्होंने उसको वापस ईस्ट को इंक्लूड किया, then wine was very good. Then he told कि there is something like bacteria which is responsible for souring of wine. जो एक खट्टापन आ जा रहा था वो बैक्टीरिया के कारण था, वो ईस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी फर्मेंटेशन एट दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसे आप प्रतिरोधकता आज बोलते हैं, उसका जो प्रिंसिपल, जो उसका सिद्धांत सबसे पहले देने में जो रोल था, दैट वाज ऑफ पाश्चर। उसके अलावा ये 1860 से लेके 1910, दिस वाज गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगेन रॉबर्ट कोच, अगर इसका नाम आपने सुना होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने, तो रॉबर्ट कोच का जो रोल था, उन्होंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये ब्रांच उसके फाउंडर रहे हैं वो, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कि कोई भी अगर डिजीज होती है उसके लिए कोई ना कोई जर्म या कोई माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि इससे पहले जब पाश्चर ने ये कहा कि जो बैक्टीरिया है दैट कैन टर्न वाइन सोर, इट मीन्स जो वाइन है उसको सिक कर देता है। इफ इट कैन टर्न वाइन सिक, देन इट कैन टर्न एनी बॉडी और इलनेस, इट कैन कॉज इलनेस इन ह्यूमन बींग्स। तो इसके अलावा कोच, रॉबर्ट कोच ने कई पॉस्टुलेट्स दिए और आज भी रेलेवेंट हैं। इसके अलावा इनकी उपलब्धि थी डेवलपमेंट ऑफ प्योर कल्चर, आइसोलेशन ऑफ टीबी एंड कॉलेरा बैसिलाई। इन्हीं के एक एसोसिएट जो ये एमिल वॉन बेहरिंग कोच के एसोसिएट थे, और उन्होंने उस समय, यू वोंट बिलीव, 1890 में डिफ्थीरिया को सक्सेसफुली क्योर किया बाई इंट्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन, और ही वॉज द फर्स्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फर्स्ट पर्सन, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। किसी भी अगर आप सेल की बात करते हैं तो जैसा आपको पता है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट सेल टाइप्स, मोस्टली अगर आपके दिमाग में एक बैक्टीरिया की बात आती है तो आपको ये लगता है कि दे आर ओनली प्रोकैरियोट्स, देयर आर सम यूकैरियोट्स आल्सो, दे आर माइक्रोब्स। बैक्टीरिया यूज से प्रोकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट में अगर आप देखें, माइक्रोब्स में अगर आप देखें, there are eukaryotic microbes are there, fungi and some algae, they are also microbiology, they are part of microbiology. Eukaryotic cell types, animal, plants, fungi, protozoans and algae, they are eukaryotic cell types. Prokaryotic bacteria and blue-green algae. You can see this is a diagram of a eukaryotic cell. This is showing a eukaryotic cell, different parts are there. You can compare this with bacterial cell. Now we'll come to bacterial cell. You can see nucleus, clear cut, nucleolus is there, then ribosomes are there, rough ribosomes, then this smooth endoplasmic reticulum, this is rough endoplasmic reticulum, mitochondria, you can see clear cut mitochondria. These structures won't be available in bacteria, and there is no nucleolus, nuclear membrane is absent, primitive nucleus is there. You can just, prokaryotic cells much smaller and more simple than eukaryotes. Prokaryotes are molecules surrounded by a membrane and cell wall. They lack a true nucleus and don't have membranes bound organelles like mitochondria. इसके अलावा large surface to volume ratio, इसमें आप देखते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, न्यूट्रिएंट्स कैन इजीली एंड रैपिडली रीच एनी पार्ट ऑफ द सेल्स इंटीरियर। जो बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो दे आर मेजर्ड इन माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर आप कह देते हैं उसे, और बैक्टीरिया जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। Shape of bacteria, on the basis of shape they are classified as cocci, spherical और oval shape जो होते हैं उनको आप नाम कहते हैं cocci, और bacilli, they are rod shaped। तो मेजर ग्रुप अगर आप देखें जो आपके पास
सिलेबस का पार्ट है आपके, तो मेनली यही बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे, कोकाई एंड बेसिलाई। इसके अलावा कॉमा शेप, स्पाइराई, स्पाइरोचीट्स, एक्टिनोमाइसीस, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, देयर इज नो सेल वॉल। अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, कोकाई आर अरेंज्ड नंबर ऑफ वेज like tetrad, dual, spirulina, 8 types. Arrangement of bacteria, these are rod shape. These is bacilli, diplobacilli, cocobacilli, palisade, streptobacilli. These are arrangements. Other shape जो आपने अभी सुना, आपने कॉमा शेप्ड है, स्पाइरलाई है, स्पाइरोचीट्स है। Anatomy of bacterial cell, this is important, this is पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल अगर आपने देखा, अगर आप मेन डिफरेंस, नो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल। इसके अलावा आपको ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर फिम्ब्रियाई और दे आर ऑल्सो नोन एज पाइलियाई। पाइलियस भी बोलते हैं इसको सिंगुलर में, पाइलियस, पाइलियाई, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज जनरलाइज्ड सेल, और यू कैन से दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। आप सुनते रहे हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन जनरली मैं देखता हूं कि आप लोगों के पास इसके कंसेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग याद कर लिया, लेकिन मेन बात यह कि इसको जो मेन डिफरेंस है उसकी एनाटॉमी के कारण से है। जो आप ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की भी बात करते हैं, इसमें देखें ये दिस इज जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सिर्फ जो फर्क होता है मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन जो उसमें देखते हैं वेरी थिक लेयर होती है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव में वेरी थिन, एंड देयर आर टू मेम्ब्रेन्स in case of gram negative. Gram negative generally आप देखेंगे they are more complex than gram positive. This is, ये जो बाहर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, this is कैप्सूल, और जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रदान करता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैप्सूल। और उसके अलावा इसमें एंटीजीनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं, और कई मोस्टली बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी, जिसके द्वारा वो पैथोजन के रूप में काम करते हैं या कोई भी डिजीज कॉज करते हैं, तो उसके ऊपर ये जो इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि इम्यून सिस्टम की अगर आप बात करें तो इम्यून सिस्टम में एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो हमारी WBC, प्लेटलेट्स, इसके अलावा एंटीबॉडीज, ये जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं इम्यूनिटी के, ये रोल प्ले करते हैं हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में। और वो जो बैक्टीरियल सेल जिसके द्वारा हमें इन्फेक्शन होता है, उसका जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात के लिए कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। जनरली उस पर आसानी से मेडिसिन काम नहीं करती, इसलिए आप जब देखते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर दवाई लिखते हैं। जनरली आप कहते हैं एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स इसीलिए दी जाती हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो मतलब कि मैक्सिमम उसे जो फ्लोरा, माइक्रोबियल फ्लोरा है उसको डिस्ट्रॉय करे और आप जल्दी से क्योर हो जाए। तो ये जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है उसकी अपनी रेजिस्टेंस को। इसी कारण से हमारी रेजिस्टेंस कमजोर पड़ जाती है। तो ये देखिए इसका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जैसे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एनी यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अलावा जो रेस्ट ऑर्गेनील्स हैं वो कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर भी आप देखें साइटोप्लाज्म में जैसे आपको दिखाई दे रहा है राइबोसोम्स, उसके अलावा ये यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपको ये जितने स्ट्रक्चर दिखाई देंगे मैक्सिमम, और इंक्लूजन होते हैं बहुत सारे। इंक्लूजन, ये देखिए आप इंक्लूजन, तो दीज आर, इसके अलावा ये जो इसको कैप्सूल, मेम्ब्रेन, ये सब यहाँ क्लियर कर दिखा रखा है। यहाँ से अगर आप देखें आपको ये 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर इसे खोल के दिखा रखा है तीनों लेयर को।
जो आउटर मोस्ट ये देखिए कैप्सूल, देन ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है दिस इज सेल वॉल, एंड देन इनर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो और ये जो फ्लैजिला, फ्लैजिला दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। और इसकी फ्लैजिला की पोजीशन कि वो एक साइड है, दोनों तरफ है, पूरी बॉडी पे है, उसी के बेसिस पे आप इनको अभी आगे देखेंगे इसका फिगर, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, व्हाटसोएवर। तो जो इसका फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला डिवाइडेड इनटू फिलामेंट, और इसका जो ये का पोर्शन होता है हुक, और यहाँ पर ये बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं जहां पर ये फिट होता है। और इसका मैकेनिज्म पूरा कैसे उसको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कई सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इज कॉमन इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। लेकिन अगर आप बात करें इसकी, जो ये आपको फिम्ब्रियाई दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है फिम्ब्रियाई, ये बाहर की तरफ, तो ये फिम्ब्रियाई, ये देखिए आप फिम्ब्रियाई, तो फिम्ब्रियाई जो है प्रेजेंट रहते हैं ओनली इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और sometimes these fimbriae when named as pilei, they are responsible for reproduction or you can say gene transfer mechanism when in case, जैसे आप आगे सुनेंगे, उसमें ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता बैक्टीरिया में, लेकिन उसको आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन या जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म भी आप नाम दे देते हैं। जीन ट्रांसफर कैसे होता है उसमें, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, तो वहां पर ये रोल प्ले करते हैं फम्ब्रियाई। और फम्ब्रियाई में दे एक्ट एज दिस ट्रांसफर ऑफ जीन, देन दे आर नेम्ड एज पाइलियाई। तो उसको आप सेक्स पाइलियस भी बोलते हैं, जैसे एफ फैक्टर अगर आपने कहीं बुक्स में पढ़ा होगा तो उसको क्लैरिफाई कर लें। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये मीजोसोम्स, मीजोसोम्स क्या रोल होता है मीजोसोम्स का? मीजोसोम्स का जो मेन रोल है दैट इज फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। और मीजोसोम्स जो इंटरनल मेम्ब्रेन है इसका इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है और उसी के द्वारा बनते हैं मीजोसोम्स। और ये मीजोसोम्स, ये ज्यादातर मीजोसोम्स जो स्पेशलिटी है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। जैसे आप देखते हैं एजिटोबैक्टर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं बैक्टीरिया, उनमें मीजोसोम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि या उस स्टेज में जब अगर आप ग्रोथ की बात करें, बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल का जो ग्रोथ कर्व अगर आप देखें दैट कम्स लाइक एस शेप सिग्मोइड कर्व। तो उसमें जो लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज। व्हेन बैक्टीरियल नंबर जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है जिसे आप बोलते हैं लॉग फेज, लॉगरिथम फेज, तो उसमें अगर आप तो उस स्टेज में मीजोसोम्स की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। एनाटॉमी ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, अगर आप बैक्टीरियल सेल जैसा कि आपने देखा अभी आपको जो फिगर में दिखाया, रिजिड सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे, उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मीजोसोम, न्यूक्लियस, एडिशनल स्ट्रक्चर जो आपने देखे प्लाज्मिड, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, फिम्ब्रियाई, और इसको पाइलाई भी बोल देते हैं आप, पाइलियाई। ये देखिए आप सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर सेल वॉल देख रहे हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल वॉल एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इट जो शेप और रिजिडिटी किसी भी सेल की उसको प्रदान करता है और 10 से 25 नैनोमीटर तक थिक होता है। तो इसमें आप देखें जो मेन है ये किस चीज का बना होता है, सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, जिसे आपने बोला पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो एंटीबायोटिक्स आप देखते यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स मोस्टली दे एक्ट अपॉन दिस सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, उसको जब किल कर देते हैं देन इट डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेक्स प्लेस। इट इज आल्सो नोन एज म्यूकोपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये देखें आप जिसे दिखा रखे हैं नैग, NAG, ये देखिए जो ग्रीन वाला यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ग्रीन बॉल लाइक, दिस इज नैग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का नैम, ये जो ब्लू वाला देखें आप पर्पल ब्लू, दिस इज नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये अल्टरनेटिंग पेप्टाइड चेन, ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये दिस इज पेप्टाइड चेन, क्योंकि
मोस्टली प्रोटीन्स की अगर आप बात करें, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसके बने हैं, और हमारा जो मैक्सिमम, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, मोस्ट ऑफ जो बिल्डिंग ब्लॉक है दे आर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं आपस में, एक अमीनो एसिड RCHNH2COOH जिसे आप कहते हैं अमीनो एसिड, और नेक्स्ट अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है, विद द हेल्प ऑफ दिस CONH बॉन्ड जिसे आप बोलते हैं CONH। तो CONH क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो सेल वॉल ये बना हुआ है, यहाँ पर ये रेड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। देन नेक्स्ट, सेल वॉल का रोल क्या है, जो बैक्टीरियल एंटीजेंस हैं। एंटीजन क्या होता है, जो एंटीजन मींस एंटीबॉडी जनरेटर, जो एंटीबॉडी को जनरेट करे। और एंटीबॉडी कब जनरेट होती है हमारे शरीर में, जब कोई इन्फेक्शन होता है। और जब भी इन्फेक्शन होगा तो हमारा सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, इसीलिए इसको नाम देते हैं एंटीजन। तो इसकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसी के ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन। इंपॉर्टेंट इन विरुलेंस इम्यूनिटी। तो विरुलेंस मतलब उसकी जो किसी भी बीमारी को करने का होता है, जो क्वालिटी है कि जिसके द्वारा वो बीमारी फैलाता है, दैट इज नोन एज वायरुलेंस। एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी उसकी प्रतिरोधकता, जिससे कि उसके ऊपर कोई दवा, एंटीबायोटिक आसानी से काम ना कर पाए, वो सरवाइव करे। और उसका पर्पस क्या होता है, टू ग्रो। जो हमने बात करी थी किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का, उसका रिप्रोडक्शन एंड टू ग्रो। तो उसकी इम्यूनिटी और वायरुलेंस, ये एंटीजेंस यहाँ पाए जाते हैं सेल वॉल पे। और सेल वॉल का जो केमिकल नेचर की आप बात करें तो इसे ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो अभी जिक्र आया, ग्राम पॉजिटिव हैव सिंपलर केमिकल नेचर देन ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि उसमें आपने देखा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसमें। इसके अलावा जैसे देखें कई एंटीबायोटिक्स में इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस, जैसे पेनिसिलिन मोस्ट कॉमन, ये आपके पास उसमें भी आएगा, फंजाई में आप पढ़ेंगे पेनिसिलियम नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की क्या करता है, उसकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको रोक देता है। जब सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाएगी तो नेचुरली उसका जो सिस्टम है, उसका जो बैक्टीरियल एंटीजेंस है, वेरुलेंस है, इम्यूनिटी, ऑल विल बी लॉस्ट। इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन, दे आर आल्सो सेम, दे वर्क इन द सिमिलर वे। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ग्राम पॉजिटिव में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और उसके अलावा आप देख रहे हैं दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो कितना थिक है, इसमें भी आप देखेंगे जो ग्राम नेगेटिव इसमें आपको दिखाई देगा वेरी थिन स्ट्रक्चर। तो जो इसमें लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन है। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं, जैसा आपने अभी पढ़ा एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग और नैम से भी हमने दिखाया। तो पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पर देखें, इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकेन में जो खास बात होती है ग्राम पॉजिटिव सेल की, टिकोइक एसिड आर प्रेजेंट। टिकोइक एसिड क्या होता है, रिबिटॉल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेटेज। जो टिकोइक एसिड है इसका जो केमिकल नेचर है, दे आर राइबिटॉल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेटेज। और टिकोइक एसिड, एक तो ये टिकोइक एसिड आप देख रहे हैं छोटे वाला, ये है सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर है। और जो ये लंबा वाला दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज लाइपोटिकोइक एसिड। ये देखिए ये यहाँ तक जा रहा है पूरा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक, यहाँ से शुरू होके। तो दो तरह के टिकोइक एसिड इसी बेसिस पे प्लेस किए गए। एक है वॉल, जो सिर्फ सेल वॉल में रहता है, दैट इज वॉल टिकोइक एसिड। और जो मेम्ब्रेन तक जाता है, दिस इज मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड। दिस इज ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव में देखें आप, ये रहा पेप्टिडोग्लाइकेन कितना थिन है एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाला जो आपने देखा ग्राम पॉजिटिव उसमें। और यहाँ पर देखिए दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बुक्स में सब कुछ है लेकिन नॉर्मली आप पढ़ने की जहमत नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर आप देखें इससे थोड़ा इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये पेप्टिडोग्लाइकेन। और यहाँ देख रही हैं आप ये जो लाइपोप्रोटीन, मेनली जो इसमें ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स ही है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पता करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव है। लेकिन उसमें जो रोल प्ले करता है वो यही रोल प्ले करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोरिन्स, इसका ये जो पोरिन्स को क्या होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर एंट्री अलाउ करता है ये पोरिन। दिस इज प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन और दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ये देखें आप, ये ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बीच वाला, और ये पेप्टिडोग्लाइकन की ये थिक लेयर आपको दिखाई दे रही है पेप्टिडोग्लाइकन की ब्राउनिश, और यहाँ पर आप देखेंगे वेरी थिन। लेकिन जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स, ये अंतर है। और इसी बेसिस पे जब आप ग्राम स्टेन, जैसे कि डेनिश साइंटिस्ट जो ग्राम ने डिस्कवर किया था, दैट वाज बैक इन 1884 आई थिंक, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो ग्राम स्टेन जो इसमें दिया जाता है उसको क्रिस्टल वायलेट, जब दोनों को क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट किया दोनों बैक्टीरियल सेल को, तो दैट वाज पर्पल कलर। उसके बाद जब आयोडीन से इसको ट्रीट किया देन ब्लू पर्पल। उसके बाद जब अल्कोहल से वॉश किया, तो अल्कोहल की खास बात क्या है, तो उसका डीकलराइजेशन हो जाएगा अगर उसके अंदर वो चला गया तो अल्कोहल के साथ जब वॉश किया तो जो ग्राम नेगेटिव है तो उसमें से पूरा का पूरा स्टेन जो ब्लू पर्पल था वो बाहर आ गया और इट बिकेम कलरलेस ग्राम नेगेटिव। और लेकिन ग्राम पॉजिटिव में इट रिमेन्स ब्लू पर्पल एज यूजुअल, नो चेंज। देन आफ्टर दैट सेफ्रेनिन वाज यूज्ड, तो ये जो है ग्राम नेगेटिव उसमें सेफ्रेनिन का कलर आ गया है, कोई और स्टेन जो भी स्टेन आपने दिया उसका कलर आ गया, और ग्राम पॉजिटिव अगेन रिमेन्स ब्लू पर्पल ऑन द, जब इसने जो ग्राम स्टेन है उसको ये शो करता है पॉजिटिव एज इट इज रहता है, और ये पूरा का पूरा चूंकि निकल जाता है इट इज नोन एज ग्राम नेगेटिव। लेकिन ये बात तो बड़ी कॉमन है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? टू रीजंस में बी असाइन। वन इज जो इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, उसके ऊपर अल्कोहल अटैक करता है और अल्कोहल क्या करता है, लिपिड्स को डिसॉल्व कर देता है और उसमें लीकेज हो जाता है। तो दिस मे बी एट्रीब्यूटेड वन ऑफ द रीजन कि इसके अंदर जो ग्राम स्टेन नहीं रुक पाता है, और दूसरा जो पेप्टाइडोग्लाइकिन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर थिक वॉल रहती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, तो उसका जो आपने देखा नाग और नैम, NAG NAM, उसका जो क्रॉस लिंकेजेस आपने देखा उसमें, तो वो भी एक कारण कहा जाता है कि जो उसको स्टेन को पकड़ के रखता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये स्टेन रुक जाता है और ग्राम नेगेटिव में नहीं रुकता है, इसी बेसिस पे इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम दिया गया है। इसकी डिफरेंसेस देखिए आप, ग्राम पॉजिटिव की जो वॉल की थिकनेस होती है लगभग 20 to 80 नैनोमीटर, नेगेटिव में 10 नैनोमीटर, और नंबर ऑफ लेयर जैसा आपने अभी पढ़ा 1 2, पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट मोर देन 50%, और इसमें मात्र 10 to 20%। टिकोइक एसिड यहाँ देखें, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें नहीं रहता है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट इसमें सिर्फ 0 to 3% रहता है और इसमें 58%। प्रोटीन कंटेंट ये देखें 9%, 9%, सॉरी 0, इधर 0%, इधर 9%। लाइपोपॉलीसैकेराइड 0, 13%। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यस, लेस सेंसिटिव। इसकी जो लेस सेंसिटिविटी वही इसके कारण है, इसका जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है इसका, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण। और खास बात ये भी है कि इसमें से जो ये जो बाहर का जो सेल वॉल है इसमें से कई सारे उनको वो पास कर नहीं करने देता है, जो जैसे डाइज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, दैट इज द रीजन इट इज लेस सेंसिटिव। डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम, यस, दिस इज वेरी वीक टू लाइसोजाइम। लाइसो मीन्स लाइसिस, ऐसा एंजाइम जो लाइसोसोम जैसे आप बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम विच लाइसिस द सेल, लाइसोजाइम। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो अगर आप देखें ये 5 to 10 नैनोमीटर होता है, सेल वॉल फॉर्म साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करता है। इनफ्लो और आउटफ्लो जो मेटाबोलाइट्स का होता है वो इसी के द्वारा गवर्न होता है। इसमें इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स और
कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा में। अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जैसे राइबोसोम्स का जैसे कि आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। बैक्टीरिया में जब उनका एसोसिएशन होता है दे आर नोम्ड एज पॉलीसोम्स आल्सो। मीजोसोम्स, जैसा हमने बताया कि जो मीजोसोम जो इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उसकी जो फोल्डिंग हो जाती है, जैसे इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो मेन ये ऑर्गन है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन, मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा जो इंक्लूजन दिखा रखे उसमें देखिए आप मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, डिप्थीरिया, बेसिलाई। न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जीनोम अगर आप देखें बैक्टीरिया का, सिंगल जीनोम, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, हैप्लॉइड, और नॉर्मली इसका जो रिप्रोडक्शन का नॉर्मल मोड है बाइनरी फ्यूजन। और प्लाज्मिड, ये आपने जरूर सुना होगा। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक, कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट भी होता है जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम भी बोल देते हैं आप इसको। दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप बात करेंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रांसजेनिक्स के बारे में, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मिड। तो ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन, और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किए जाते हैं, हो जाते हैं। नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर ये निकल भी जाए सेल में से, बैक्टीरियल सेल से, तो कोई बहुत उस पर फर्क नहीं पड़ता। और कई स्टेजेस ऐसी होती हैं, जब माइक्रोबायोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में, तो वहां पर आप देखेंगे कि कैसे इसको रिमूव किया जाता है। एक टेक्निक होती है क्योरिंग, उसके द्वारा इसको आप इससे जब बाहर निकालते हैं प्लाज्मिड को, डाई यूज करते हैं उसके लिए, स्पेशल डाई बताया जाएगा बाद में आपको, तो वो उसके द्वारा इसको प्लाज्मिड को रिमूव कर दिया जाता है इसमें से। इसके अलावा जो प्लाज्मिड का और इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो ये है ड्रग रेजिस्टेंस, टॉक्सिसिटी। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, बैक्टीरिया की, कि किसी ड्रग का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, कुछ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, और वो प्लाज्मिड, जैसे आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वहां सुना होगा आपने PBr 322 प्लाज्मिड मोस्ट कॉमन। तो वहां पर वो जो ड्रग रेसिस्टेंस प्रदान करते हैं, कोई एम्पिसिलिन मार्कर उसमें प्रेजेंट है या पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये सब ड्रग रेजिस्टेंस और टॉक्सिसिटी ये प्लाज्मिड के कारण से होती है। उसके अलावा एडिशनल ऑर्गेनील्स हैं, जैसे कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, ये देखें आप। फ्लैजिला का जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, प्रोटीन्स और फ्लैजिलिन्स इसके द्वारा बना होता है। तो इसका जो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला ऑन बैक्टीरियल सरफेस आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए गिवन स्पीसीज। तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और क्लासीफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। और इसके अलावा जैसा आपने देखा था सेल वॉल में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं, वैसे ही फ्लैजिला के ऊपर भी फ्लैजिला में सर्व एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, जैसे एच एंटीजन और ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया। जैसे देखें आप टाइप ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये सब दिखाया है। इसके अलावा जो फिम्ब्रियाई और पाइलियाई, ये देखें इसका ऑर्गन ऑफ एडहेशन, चिपकने के लिए अटैचमेंट, कॉलोनाइज एनवायरनमेंट और रेजिस्ट फ्लशिंग, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पाइलिन्स। पाइलियाई से ही है। एक दो तरह के होते हैं पाइलियाई, एक कॉमन पाइलियाई शॉर्ट एंड अबंडेंट, और एक होता है सेक्स पाइलियाई स्मॉल नंबर। वेरी लॉन्ग पाइलियाई हेल्प इन कंजुगेशन, जो मैंने आपसे भी शुरू में बोला था, कंजुगेशन, जैसे बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन। तो कंजुगेशन जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, तो वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, एक बैक्टीरियल सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उससे कंजुगेशन, और वहां पर ये रोल प्ले करता है सेक्स पाइलियाई। एडिशनल ऑर्गेनिल स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, और सबसे खास बात यह है जब इनसाइड द पेरेंट सेल बनते हैं, दे आर नेम्ड एज एंडोस्पोर्स। जो एडवर्स कंडीशंस में जब डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, तब जो रेस्टिंग स्टेज होती है उन्हें बोलते हैं आप स्पोर्स। और खास बात यह है कि वो डोरमेंट रह सकते हैं इवन अप टू 100 ऑफ ईयर्स।
formed by bacteria like Clostridia, Bacillus, सुना है आपने, उसकी साइकिल है स्पोर फॉर्मेशन की, शेप एंड पोजीशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, प्लियोमॉर्फिज्म एंड इन्वोल्यूशन फॉर्म्स। सिर्फ मैं आपसे मेन बात करें, जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल की बात करें अगर आप, तो ये देखें एब्सेंट है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, प्रेजेंट है, क्रोमोसोम इसमें देखें वन सर्कुलर, वन और मेनी पेयर्ड, सेल डिवीजन बाइनरी, और यहाँ आप पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में माइटोसिस, मियोसिस आप सुनते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। प्रोकैरियोट में कैसा होता है, फ्लूइड फास्फोलिपिड बाइलेयर, जिसे आप बोलते हैं पीएलपी, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, पढ़ा होगा आपने सैंडविच वाला, लैक्स स्टेरॉल्स, और यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्लूइड फास्फोलिपिड कंटेनिंग स्टेरॉल्स, यहाँ पर स्टेरॉल नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट्स में। जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, देयर आर नो स्टेरॉल्स प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ दिस स्टेरॉल्स आर देयर। फंक्शन क्या है इसका, यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट इनकैपेबल ऑफ एंडोसाइटोसिस, इसमें एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, कैपेबल ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। साइटोप्लाज्म देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है इसमें, यूकैरियोट्स में रहता है, लाइसोसोम नहीं रहते, गोल्गी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैक्टीरियल सेल में आपने देखा था वैक्यूल्स, राइबोसोम, 70s, 80s, जो इसमें जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स में जो यहाँ पर ये होता है 70s होता है और 80s, जो स्वेडबर्ग यूनिट जिसे आप बोलते हैं, या एस को सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं आप। तो जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब ये इट डिसोसिएट्स इनटू 50 and 30s। सेल वॉल देखें आप, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में, एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स में एब्सेंट है, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी में प्रेजेंट है। उस किसका बना होता है सेल वॉल, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन, जो आपने सुना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इन केस ऑफ यूकैरियोट सेलुलोज और काइटिन। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स, फ्लैजिला, और यहाँ पर फ्लैजिला और सीलिया दोनों होते हैं। बैक्टीरियल टेक्सोनोमी की अगर आप बात करें तो क्लासिफिकेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन यूनिट, नोमेनक्लेचर, नेमिंग द यूनिट्स। तो बैक्टीरियल टेक्सोनोमी में कई तरह से उसको डिफाइन करते हैं आप, ऑर्डरली अरेंजमेंट, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो क्लासिफिकेशन इसका कई तरह से दिया गया है, जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक में जैसे एक ट्री लाइक रिप्रेजेंट करना अरेंजमेंट, वन कैरेक्टर बीइंग यूज्ड फॉर डिवीजन एट ईच ब्रांच और लेवल, जैसे ब्रांचिंग होती है ट्री की, उसी तरह से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको नाम दिया गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद मॉलिक्यूलर और जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये अप्रोचेस कई हैं क्लासिफिकेशन की, तो लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन हम आगे बात करेंगे अभी, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ऐसे कई माइक्रोब्स थे जिनको आप मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिफाइन करते थे, उनके द्वारा डिजीज जो कॉज करते थे, या उनका जो एंड प्रोडक्ट क्या होता था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कई तरह की अप्रोचेस थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई चीजें, तो मॉलिक्यूलर और जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मॉर्फोलॉजिकली या वो जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसमें भी काफी सिमिलैरिटीज शो करते हैं सिम्टम्स में, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन है, उनकी जो जीसी रेशियो जिसे आप कहते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन रेशियो है, उसके बेसिस पे जब आप देखते हैं तो कई सारी स्पीसीज एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं पाई जाती। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, जो उनका डीएनए है जीसी रेशियो, तो उसको जब डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन आप करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो कितना रिकम्बाइन होता है उसका जीसी, उसी बेसिस पे आप, ये भी एक अप्रोच है क्लासिफिकेशन की। और इंट्रा स्पीसीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, बायोटाइप, एंटीजेनिक फीचर्स, बैक्टीरिया ससेप्टिबिलिटी। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं क्लासिफिकेशन में, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। उसके बेसिस पे जो उसको बांटा गया है, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड बैक्टीरियल टेक्सोनोमी। टू काइंड्स ऑफ नेम आर गिवन टू बैक्टीरिया, जैसे एक तो कैजुअल या कॉमन नेम, जैसे टाइफॉइड बैसिलस, तो ये जैसे कोई लोकल यूज के, वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और साइंटिफिक इंटरनेशनल नेम, पूरी
सब जगह एक ही तरह से होगा, जिसको आप जैसे आप बॉटनिकली देखते थे साल्मोनेला टाइफाई, जैसे बॉटनिकल नेम है इटैलिक में आप शो करते हैं, तो साल्मोनेला टाइफाई इट कॉजेज टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये जो मैंने आपसे बोला बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, फर्स्ट एडिशन था इसका 1974 में, और उसके बाद बुक के फॉर्म में छपा है। तो दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये इनको बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, देन बैक्टीरिया reproduces mostly asexually. Bacteria reproduce by binary fission. During binary fission, the single DNA molecule replicates and both copies attached to the cell membrane. The cell membrane begins to grow between the two DNA molecules. Once the bacterium just about doubles its original size, the cell membrane begins to pinch inward. तो ये जो सबसे कॉमन है बाइनरी फिजन, एक से दो बनना, उसका बाइनरी इफेक्टिव वे फॉर बैक्टीरिया टू हाउ इट डज प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, सिंस द सेल्स प्रोड्यूस थ्रू दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल। जो बाइनरी फिजन के द्वारा जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होती है एक जैसी होती हैं, तो दे आर ऑल ससेप्टिबल टू द सेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एक ही एंटीबायोटिक्स, उसमें जितनी तरह की सेल बनेंगी सबके लिए वो एक ही एंटीबायोटिक यूज होगा। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट सम जेनेटिक वेरिएशन, बैक्टीरिया यूज ए प्रोसेस कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, जिसे हमने पहले आपसे बात करें रिकॉम्बिनेशन या जीन ट्रांसफर। तो तीन तरह से होता है वो, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे इनकी कंजुगेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। जस्ट मैं एक ब्रीफिंग आपको देना चाहूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि फ्री अपटेक ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल जीन है देयर इज नो इंटरमीडिएरीज और नो सेल टू सेल कॉन्टेक्ट इज देयर, देन फ्री अपटेक ऑफ डीएनए और जीन, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, व्हेन सेल टू सेल कॉन्टेक्ट इज देयर विद द कंजुगेशन, जैसे कि मैंने पाइलाई के थ्रू बोला, सेक्स पाइलाई टू बैक्टीरियल सेल एफ माइनस दोनों जुड़ते हैं, तो उसमें कैसे वो ट्रांसफर होता है, क्या प्रोसेस है उसका। और ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में व्हेन एनी मीडिएटर इज रिक्वायर्ड, मीडिएटर के केस में जैसे बैक्टीरियोफेज, तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें इसकी प्लस वायरसेस की। तो दैट इज ऑल अबाउट एंड good luck.